नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलू वर्मा और स्वागत है आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डे बाय डे साइंस की सीरीज सॉल्व कर रहे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन, टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी, तो इसलिए आप लोग की डिमांड को फुलफिल कर दी गई है और इस वीडियो में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे एमजेटी ऐप पे 6 माह के करंट अफेयर मिल जाएगा एक साथ, वो भी दोनों लैंग्वेज में। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको ये 59 रुपीज़ की जगह पे सिर्फ 49 रुपीज़ में मिलेगा। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन खोलना है और उसमें आपको कूपन कोड यूज़ करना है MJT10। जैसे ही आप MJT10 डालेंगे आपको ये 59 रुपीज़ वाली बुक 49 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो आने वाले एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछे ही जाएंगे, तो उस बेसिस पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ई बुक है। तो आप लोग अगर चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट है, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? तारत्व यानी कि पिच। तो पिच क्या होता है? ध्वनि की वह क्वालिटी जिसके कारण वो हमें मोटी या पतली सुनाई देती है, उसको कहते हैं हम तारत्व, यानी कि वॉल्यूम की पिच। ठीक है, मोटी या पतली होता है ना कि जेंट्स की जो आवाज़ होती है मोटी होती है, लेडीज़ की जो आवाज़ होती है वो पतली होती है। तो ये किसके द्वारा हमें पता चलता है? उसके पिच के द्वारा। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता इसके पिच को डिफाइन करती है। तो कौन सी विशेषता? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो पिच क्या होगा? ये भी ज़्यादा होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, पिच ज़्यादा होगा तो ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्वनि जो है वो पतली सुनाई देगी। अगर पिच ज़्यादा है तो आपको ध्वनि पतली सुनाई देगी, और अगर पिच कम है तो आपको ध्वनि मोटी सुनाई देगी। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जो आवाज़ की पिच होती है वो कम होती है या ज़्यादा होती है? तो क्या होगी? पिच ज़्यादा होगी, क्योंकि औरतों की आवाज़ जो होती है वो आदमियों की तुलना में पतली होती है। इतना क्लियर हो गया? अब इसमें देख लीजिए, दिया है ध्वनि की प्रबलता। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी। लाउडनेस ऑफ साउंड, ये क्या होता है? तो कभी कभी आपको कोई ध्वनि तेज सुनाई देती है, कभी कभी धीमे सुनाई देती है। तो ये हमें कैसे पता चलता है? साउंड के लाउडनेस की वजह से। ठीक है, लाउड है या स्लो है ये हमें पता चलता है लाउडनेस की वजह से, और ये डिपेंड करता है उसके डायमेंशन यानी कि आयाम पर। इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? तो फ्रेंड्स, तीव्रता मापी जाती है बेल में, क्योंकि बेल जो होता है बहुत बड़ा मात्रक होता है, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है डेसीबेल का। तो आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। किसका यूज़ किया जाता है? डेसीबेल का यूज़ किया जाता है ध्वनि की तीव्रता को मापने में। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 90 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो कान होता है, जो उसकी श्रव्य शक्ति होती है, वो मैक्सिमम करके 95 डेसिबल होती है। कितनी? 95 डेसिबल। अगला है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, कमेंट करिए आप लोग कितनी होनी चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए। प्रतिध्वनि क्या होती है? जब आपकी ही आवाज़ किसी वस्तु से या किसी भी चीज़ से टकरा करके वापस आपको सुनाई देती है तो उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। तो इसके लिए न्यूनतम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? लगभग 17 मीटर। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट होगा। लगभग 17 मीटर होनी चाहिए आपके और उस सतह के बीच की दूरी जो है ये लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आपको प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी, इससे ज़्यादा है तो चलेगा पर कम नहीं होना चाहिए। तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि आपका जो कान होता है उस पर ध्वनि का प्रभाव लगभग कितनी देर तक होता है? तो कितनी देर तक होता है? ये होता है 1/10 सेकेंड तक। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। हमारा जो कान होता है उस पर कोई भी साउंड 1/10 सेकेंड तक इफेक्टिव होता है।
अगर आपको कोई दो ध्वनि 1/10 सेकंड के अंदर में ही सुनाई दे तो आप उसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। आपको दोनों ध्वनियों के बीच अंतर निकालने के लिए कम से कम 1/10 सेकंड का गैप होना जरूरी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? बिजली का कुचालक है, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, बिजली का कुचालक यही तो हुआ। अगर सुचालक होता तो करंट फ्लो होता, और अगर कुचालक है तो करंट फ्लो नहीं होगा। परंतु ताप का सुचालक है, यानी कि टेम्परेचर इसमें आसानी से फ्लो होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइका। ठीक है, माइका जो है ये इलेक्ट्रिक का कुचालक होता है और टेम्परेचर का सुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? साधारण जल, उबलता हुआ जल, समुद्री जल या फिर आश्रित जल? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, समुद्री जल। ठीक है, कैसे? तो समुद्री जल जो होता है आपको पता है उसमें नमक होता है, हल्का सा नमकीन होता है वो, तो उसमें लवण पाए जाते हैं, और जब इसमें करंट फ्लो होती है तो उसके जो लवण होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव आयन में टूटने लगते हैं, और इसी वजह से उसमें आसानी से करंट फ्लो होने लगती है। कार्बन का अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट भी है। तो अभी ये पिछले वाले सीजन में जो हमने इसको सॉल्व किया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कार्बन का कौन सा अपरूप है जो कि लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है? तो क्या है? ग्रेफाइट। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के रूप होते हैं, अपरूप होते हैं, और लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है ग्रेफाइट का चूर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनको बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं नाभिकीय बल। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, प्रबल नाभिकीय बल। आपको पता है कि जो नाभिक होता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? इस पे होता है निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन जो होता है ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्वों का उपयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स फटाफट कमेंट कीजिए किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। अब परमाणु बम जो है ये किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन क्या है? जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है और एनर्जी उत्पन्न करता है तो उसको कहते हैं परमाणु विखंडन। और जस्ट इसका रिवर्स होता है नाभिकीय संलयन। उसमें क्या होता है? जब दो हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं प्लस एनर्जी उत्पन्न करते हैं तो वो होता है नाभिकीय संलयन। अब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि नाभिकीय विखंडन का एक प्रमुख एग्जाम्पल बताइए, तो क्या होगा? परमाणु बम। और नाभिकीय संलयन का अगर पूछे तो क्या होगा? तो बहुत ही फेमस और बहुत ही कई बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करिए अगर पता है तो। नाभिकीय संलयन का उदाहरण होगा सूर्य। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यूरेनियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ये होता है 92 यूरेनियम 235। जब इस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी होती है, किसकी? न्यूट्रॉनों की, तब ये टूटता है दो हल्के नाभिकों में। ठीक है, दो हल्के नाभिक कौन कौन से हैं? तो 56 बेरियम 139 प्लस 36 क्रिप्टॉन 95 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 139 प्लस 95 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 5 14, 3 9 3 12 1 13, 234। ठीक है, तो बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, और उसके बाद ढेर सारी इसमें एनर्जी उत्पन्न होती है। तो ये हो गया आपका नाभिकीय विखंडन 92 यूरेनियम 235 का। इसीलिए हम लोग यूरेनियम का यूज़ इसमें करते हैं। हीलियम का यूज़ कहाँ किया जाता है? हीलियम का यूज़ होता है नाभिकीय संलयन में। ठीक है, अगर मैं पूरा बताने लगूंगी तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आप लोग पहले इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों के सामने टॉपिक बाय टॉपिक
डिटेल तरीके से आपको वीडियो समझाई जाएगी, एक एक टॉपिक आपको थ्योरेटिकल माध्यम से समझाया जाएगा एकदम अच्छे से। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? तो फ्यूज प्रोटेक्टर क्या होता है? आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, जैसे अब हर जगह आपके यहाँ ट्यूबलाइट, फैन ये सब लगे हैं, तो वो पूरी एक सर्किट है इलेक्ट्रिक की, ठीक है। हर जगह वायर गए हुए हैं, तो ये फ्यूज जो होता है ये मान लीजिए यहाँ पे लग गया है, तो इसमें जो वायर यूज़ होता है उसका गलनांक बहुत कम होता है, यानी कि जैसे ही करंट हाई होती है ये तुरंत गल जाता है और यहीं से ये इस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। डिस्कनेक्ट कर देगा तो करंट जो है वो आगे बढ़ेगी ही नहीं, और जब आगे बढ़ेगी नहीं तो आपके घर के जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी कि आपकी टीवी, ट्यूबलाइट, फैन, ये सब जो है ये जलने से बच जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग फ्यूज़ प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। अब ये ज़्यादा करंट होगा तब ये गलता है इसका वायर, यानी कि जब करंट की ओवरलोडिंग होती है, जब लोड ज़्यादा हो जाता है तभी तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो आपका ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक परिपथ में यूज़ किया जाता है फ्यूज का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डॉट डॉट एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है ये होता है एक पैसिव कंपोनेंट, और ये सर्किट में एक विद्युत प्रतिरोध लागू करता है, यानी जो करंट का फ्लो होता है उसमें ये डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है। प्रतिरोध जो होता है ये बाधा उत्पन्न करने का काम करता है। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, इसको किस में मापा जाता है ये भी पता होना चाहिए। तो इसको मापते हैं ओम में, और इसका संकेत होता है इस तरीके से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इस बल को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल, है ना। अगर कोई आवेशित की गई वस्तु है और वो किसी आवेशित की गई वस्तु पे अथवा ना आवेशित की गई वस्तु पर, यानी आवेशित होगी तब भी और आवेशित नहीं होगी तब भी उस पर जो बल लगेगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब एक चीज़ और, अगर दोनों वस्तुओं पर समान आवेश है यानी कि सेम चार्ज है तो उनके बीच क्या होगा? उनके बीच होगा रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रतिकर्षण। वो एक दूसरे को दूर तरफ फेंकेंगी। और अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे निगेटिव चार्ज है, यानी कि विपरीत चार्ज है, तो उन दोनों के बीच होगा अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पिछले सेशन में मैंने इसको भी बताया था, किसका उपयोग किया जाता है? फटाफट कमेंट करिए, रेक्टिफायर का, है ना। रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। रेक्टिफायर कितने टाइप्स के होते हैं? तो मेनली होते हैं 3 टाइप्स के, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के कारण। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के कारण ही इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट पूछा गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जरूरी होते हैं। चालक में माध्यम से प्रवाहित धारा होती है। किसी भी चालक में जो करंट फ्लो होती है वो निम्न में से क्या होती है? विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू V या फिर V प्रोपोर्शनल टू I, दोनों बात एक ही है। और इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं ओम्स लॉ। ध्यान रखिएगा, इसे ही ओम्स लॉ कहते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I। अब अगर V इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा I इंटू आर। V बराबर होता है I इंटू आर। अब धारा जो होती है उसका मेजरमेंट किस में किया जाता है? उसका मात्रक क्या होता है? तो उसका मात्रक होता है, फ्रेंड्स कमेंट करिए क्या होता है? उसका मात्रक होता है एम्पियर। और इसको किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? इसको मापा जाता है अमीटर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ की गुप्त उष्मा है
तो फटाफट कमेंट करिए, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? ऑप्शन बी 80 कैलोरी पर ग्राम। अगला है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? वो घटता है, वो घटने लगता है, यानी कि जो बर्फ पिघलने की दर होती है वो कम हो जाती है, बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कभी कभी बर्फ को जल्दी ना पिघले इसलिए बचाने के लिए उसमें नमक मिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो उन्हें कैसे अलग किया जाता है? तो उन्हें कैसे अलग किया जाता है? बाहरी गिलास जो होती है उसको गर्म पानी में डाल दिया जाता है, तो वो जो दूसरी गिलास अंदर अटकी रहती है वो आराम से निकल जाती है। अब ये क्या होता है, बाहर गिलास को गर्म पानी में डाल देंगे तो ऐसी कौन सी क्रिया होती है कि वो गिलास को निकाल देता है? तो फ्रेंड्स, जब गर्म पानी में बाहर वाली गिलास डाली जाती है तो उसका उष्मीय प्रसार होने लगता है, और जब उष्मीय प्रसार होने लगता है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और इसी वजह से जब उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा उसके वक्रीय पृष्ठ का, तो अंदर वाली जो गिलास है वो तो गर्म पानी में है नहीं, उसका तो पहले जैसा ही रहेगा, तो इसलिए वो आसानी से बाहर निकल जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं हमारे MJT ऐप से मॉक टेस्ट सिर्फ 99 रुपीज़ में, वो भी 20 मॉक टेस्ट जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट दिए हैं, पूरा सिलेबस वाइज पूरा पैटर्न है, वो भी सारे लेटेस्ट क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप इस मॉक टेस्ट को ले करके एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको कूपन कोड भी डालना होगा UPPET 99। अगर आप कूपन कोड नहीं यूज़ करेंगे तो आपको ये 149 रुपीज़ में मिलेगा, इसलिए जब अगर आप लेने जाते हैं तो आप कूपन कोड का यूज़ ज़रूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठोस वस्तुएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, उनके बारे में अगर यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है उसमें से कौन सा सही है? तो क्या सही होगा? ठोस वस्तुएं जो होती हैं उनका आकार और मात्रा दोनों निश्चित होता है, यानी कि आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है। और वहीं पे अगर द्रव की बात की जाए तो द्रव में क्या होता है, यानी लिक्विड में उसका आयतन फिक्स होता है बट उसका आकार फिक्स नहीं होता। अगर आप उसको ग्लास में डालेंगे तो वो उसका साइज़ ले लेगा, अगर कटोरी में डालेंगे तो उसका साइज़ ले लेगा। लेकिन जो ठोस वस्तुएं होती हैं वो ऐसी नहीं होती हैं। अगर ठोस वस्तु चौकोन है तो आप उसको चाहे जहाँ रखेंगे वो चौकोन ही रहेगी, और वहीं पे गैस की अगर बात कर लें तो उसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो कौन सा टेम्परेचर होता है वो? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। और अगर आपसे पूछे कि आयतन क्या होता है तो फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व अधिकतम है तो आयतन क्या होगा, आयतन कम होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब जल जमता है इसका घनत्व, जब जल जमने लगता है तो इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स क्या प्रभाव पड़ता है, वो घटने लगता है, क्योंकि जब जल जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है और उसका घनत्व घटता है। देखिए इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये सारे जो क्वेश्चन है कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं कि घनत्व बढ़ता है कि आयतन बढ़ता है तो क्या होता है। तो जब कोई भी जल है अगर वो जम रहा है ना, लिक्विड फॉर्म में है तो उसका आयतन कुछ और होगा, और जब वो जम रहा है यानी कि जब वो ठोस बन रहा है तो उसका आयतन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है ना। तो जब आयतन बढ़ने लगता है तो आप फॉर्मूले पे आ जाएंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व क्या होगा, वो घटने लगेगा, और अगर आयतन घट रहा है तो घनत्व जो है वो बढ़ने लगेगा। इजी है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरे की खोज किसने की थी? एग्जाम में खोज से भी पूछा जाता है कि इसके आविष्कारक कौन है या इसकी खोज किसने की थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोग मुझे बताइए कि एक्सरे की खोज इसमें से किसने की थी, तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, WC रॉन्टगेन ने एक्सरे की खोज की थी। अब जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। गैलीलियो ने की थी थर्मोस्कोप की खोज, JJ थॉम्सन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज,
और एडविन हबल ये क्या थे, इन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार की खोज की थी, एक एस्ट्रोनॉमर थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स किसके लिए सम्मानित किया गया था? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का नियम देने के लिए। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का नियम दिया था इन्होंने, जो कि क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था, और इसीलिए इन्हें 1922 में नोबेल का प्राइज मिला था, वो भी भौतिकी के क्षेत्र का। ठीक है, नोबेल प्राइज जो होते हैं ये कई फील्ड में दिए जाते हैं, आप लोगों को करंट अफेयर की वीडियो में कई बार ये बताया गया है। तो भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें मिला था 1922 का नोबेल, वो भी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का नियम देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, गलत मिलान की पहचान करें। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखने पे आपको पता चलेगा, अमीटर के आगे दिया है जैकेरियन जेनसन, यानी कि अमीटर की खोज जैकेरियन जेनसन ने की थी, पर नहीं, ये गलत है। अमीटर के आविष्कारक कौन थे? ये थे हैस क्रिश्चियन, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक लुइस एडिसन वाटरमैन थे, बैरोमीटर के इवांजेलिस्टा टॉर्सेली थे, और एनिमेशन के एमिल रेनॉल्ट थे। अब यहाँ पे मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगी कि जो बैरोमीटर होता है ये किसका मापन करता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग को ये पिछले सेशन में कई बार बताया गया है कि बैरोमीटर किसका मापन करता है, तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, असंगत मैच की पहचान करें। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, क्योंकि ऑप्शन ए में आपको दिया है प्रिंटिंग प्रेस के आगे जोहान्स गुटेनबर्ग लिखा है, यानी प्रिंटिंग प्रेस की खोज जोहान्स गुटेनबर्ग ने की थी। पर ऑप्शन बी और सी में जो दिया है, ऑक्सीजन के आगे दिया है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, लेकिन ऑक्सीजन की खोज इन्होंने नहीं की थी। तो किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले और कार्ल विलियम सीले ने। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ये किस चीज़ के खोज के लिए जाने जाते हैं? तो इन्हें कहा जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही आधुनिक रसायन शास्त्र का फादर कहा जाता है। अगला जो है आपका सी में हाइड्रोजन, एंटोनी लॉरेंस लेवांजियर, तो नहीं, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज हेनरी केवेंडिश ने की थी। क्वेश्चन है सही मिलान की पहचान करें। तो सही मिलान की पहचान करना है, माइक्रोवेव ओवन की खोज की थी पर्सी मेकर ने, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर की खोज किसने की थी? ट्रांसफॉर्मर की खोज की थी माइकल फैराडे ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, माइकल फैराडे ने ट्रांसफॉर्मर की खोज की थी। अब ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है ये करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का कार्य करता है, और इसी के बेस पे ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता सिद्धांत, जिसे रिलेटिविटी थ्योरी कहते हैं, प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। अगला है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? फटाफट कमेंट करिए आप लोग, क्या होगा इसमें राइट आंसर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। क्वेश्चन है, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स गैलीलियो ने की थी आसमान से टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज। गैलीलियो ने ही थर्मोस्कोप को खोजा था। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन। वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कोई सुझाव हो तो उसे भी आप कमेंट करिए। जाते जाते फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा हमारे MJT ऐप पर हिंदी की वीडियो कोर्स, जिसमें आपको पूरे सिलेबस एकदम अच्छे से वीडियो के माध्यम से समझाए गए हैं, और सबका मॉक टेस्ट आपको वहाँ पे मिलेगा, सबकी डिटेल PDF आपको मिलेगी। तो अगर आप UPSI, RO, UPP या पेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो कोर्स को ज़रूर लीजिएगा। ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 299 रुपीज़ में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।